जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। कल आप लोगों के साइंस का एग्जाम है और उसके लिए जो है यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 200 MCQ सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम लाइव चला दें और लाइव चला करके आप लोगों को 50 क्वेश्चन में 2 घंटा आपका बर्बाद कर दें। बिल्कुल नहीं, लगभग मैं वादा करता हूँ 15 से 20 मिनट के अंदर में 200 ऑब्जेक्टिव MCQ आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। ये वीडियो काफी रामबान आप लोगों के लिए साबित होने वाला है एग्जाम के पहले। ठीक है, तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सुपर फास्ट रिवीजन होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है। तो मिट्टी का हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका, प्रकाश के किरण किस गमन करती है, यानी कि प्रकाश को जो किरणें होती है वो गमन करती है। ये हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करेगी। याद रखिएगा, प्रकाश की किरणें जो होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो प्रावर्तन कोण क्या होगा? देखिए, आपतन कोण और प्रावर्तन कोण का मान जो होता है वो दोनों बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। पानी में अंततः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। किसके कारण टेढ़ी होती है? तो अपवर्तन के कारण टेढ़ी होती है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, यानी एक तरह से फॉर्मूला आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी? निर्वात में प्रकाश की चाल जो हो जाती है वो हो जाती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मानव नेत्र में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मंजन। ठीक है, नेत्र के आगे का भाग उभरा होता है, जिसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको बतानी है, तो कॉर्निया कहते हैं। नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है? तो यहाँ पर जो दृष्टि दोष उत्पन्न होती है वो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगी। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है आपसे कि अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा जो दृष्टि दोष दूर होता है वो होता है निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 2 ओम 3 ओम 6 ओम को प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध इसका 1 हो जाएगा। इसको जब आप 1/2 + 1/3 + 1/6 करोगे तो आपका आंसर फिर से 1 ओम आ जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में हम लोग संयोजित करते हैं। अभिक्रिया ZNO होगा यहाँ पर +C, फिर यहाँ पे ZNO + CO में क्या हो रहा है? तो यहाँ पे आपको बतानी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी का उपचयन हो रहा है, यानी C4 कार्बन हो जाता है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOH2। ठीक है, याद रखना है। निम्न में से कौन संरक्षण का उदाहरण है आपको बतानी है? तो संरक्षण का यहाँ पे जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगता है वो संक्षरण होता है। चांदी का काला हो जाना, तांबे की वस्तु का हरा हो जाना। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। देखिए, रंध्रीय सूचक का उदाहरण आपको यहाँ पे बतानी है, तो रंध्रीय सूचक का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वैनिला है, लौंग का तेल है, प्याज है। तो उपयुक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। सोडियम लवण का परिवार है। सोडियम लवण का कौन सा यहाँ पे परिवार है आपको बतानी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा NaCl Na2SO4, यानी कि दोनों हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी कि गलत है, आपको पहचाननी है। तो यहाँ पे इमली में सैट्रिक अम्ल होता है, ये बात बिल्कुल भी गलत, मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा, नहीं असत्य हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है हमारा कि एंटा एसिड का उदाहरण है। यहाँ पर एंटा एसिड का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, यानी उपयुक्त में से सभी, यानी दोनों हो जाएगा। कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है आपको बतानी है? तो यहाँ पे जो धातु जो होगा वो उष्मा का कुचालक हो जाएगा। तो लेड और मरकरी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है आपको बतानी है? यहाँ पर जो कौन सा कथन होगा वो असत्य होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, यानी विद्युत का कुचालक है। ये बात जो है ना गलत है, यानी कि सुचालक हो जाता है। इनमें से कौन सा संबंध जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु है, यानी कि कौन जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा? तो वो हो जाएगा आपका पोटेशियम हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि इनमें से कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो कौन जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी? तो यहाँ पर जो है आपका लेड, कॉपर, सिल्वर, यानी कि कोई भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। शनिवार जो है वो किस धातु का अयस्क है? तो शनिवार हो जाएगा यहाँ पर मरकरी, यानी कि पारा का अयस्क हो जाएगा। इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है आपको पहचानना है? तो इनमें से जो ऑक्सीकारक का उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट, अम्लीकृत पोटासियम डाइक्रोमेटेड, यानी कि ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है ये आपको बतानी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में, कि लाल रक्तकण में, श्वेत रक्तकण में, तो क्लोरोफिल में पाया जाएगा। विर्क का संबंध किस तंत्र से है? तो विर्क का जो संबंध होगा वो होगा आपका उत्सर्जन तंत्र से हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। पौधों में भोजन का स्थानांतरण का लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो पौधों में जो भोजन का ले जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्लोएम। थायरोक्सिन के स्रावन के लिए कौन अत्यंत आवश्यक हो जाता है? थायरोक्सिन का स्रावन कौन करेगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन करेगा।
तत्व बताना है, करेगा नहीं, मतलब उसमें कौन सा तत्व जो है आवश्यक होता है, तो आयोडीन होगा। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है, तो पत्तियों के मुरझाने के लिए जो उत्तरदायी होगा वो एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। वृक्क का संबंध किस तंत्र से है, तो वृक्क का जो संबंध है वो किस तंत्र से है, तो वो उत्सर्जन तंत्र से है। जनन मूल घटना है, यहाँ पे जो जनन है वो आपका मूल घटना हो जाएगा, डीएनए की प्रतिकृति का बनना। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये जो सिद्धांत दिया था ये दिया था आपका डार्विन ने। अनुवांशिकता का आधार क्या है, तो अनुवांशिकता का जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डीएनए। प्राथमिकता उपभोक्ता यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता किसको बोलते हैं, तो ये बोला जाता है आपका शाकाहारी को। परितंत्र में अजैविक घटक क्या है, तो परितंत्र में अजैविक घटक हो जाएगा तापमान, वर्षा, मिट्टी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो ओजोन परत को जो सर्वाधिक प्रभावित करता है वो पदार्थ आपको यहाँ पर बतानी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका CFC। इनमें से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं करेगा वो स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, ये जो है मित्र का व्यवहार नहीं करता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, तो ये चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1970 के दशक में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा सेट का है हमारा। किस बिंब, याद रखिएगा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए, तो वो होगी आपका दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। कहाँ होनी चाहिए, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होनी चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है, यानी वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी के बीच जो रिलेशन बनता है वो बनता है आपका R बराबर 2F का बनता है। जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण किधर मुड़ जाएगी, तो प्रकाश किरण जो मुड़ेगी वो अभिलंब से दूर हटेगी। अवतल लेंस सदैव में प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल लेंस जो सदैव प्रतिबिंब बनाएगा वो सीधा एवं छोटा बनाएगा। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है आपसे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हो जाएगा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र पर जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 दृष्टिपटल कहलाएगा। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो है आपका मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर पर बनता है, ठीक है, कितनी दूरी पे बनता है। द्विफोकस लेंस द्वारा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, किस दृष्टि दोष को हम लोग द्विफोकल लेंस के द्वारा दूर कर देते हैं, तो जरा दृष्टि दोष को। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है आपको बतानी है, तो तारे का जो टिमटिमाता है उसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो ये जो आपका नहीं करेगा वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी IR²। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा आपको बतानी है, तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओम, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे बोला जा रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं हम लोग, तो कौन सा दिन नहीं कर सकेंगे ये आपको बतानी है, तो बादलों वाले दिन में हम लोग उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए अभिकारक कहते हैं। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है आपको बतानी, तो शोषण जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ZnO+C Zn+CO में किसका उपयोग हो रहा है, तो यहाँ पे आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सी का, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो कैसा होता है आपको बतानी है, तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्वेत। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यहाँ पर कौन सही नहीं है वो आपको बतानी है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है ये आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान जो है वो 7 से अधिक होगा, यानी कि वो क्षारीय हो जाएगा। 7 से अधिक हुआ तो वो क्षारीय हो जाएगा, तो रक्त हमारा क्या होता है, क्षारीय होता है, सबको पता होना चाहिए। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो अधातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो होती है आपका अधातु की अम्लीय होती है, कैसी अम्लीय होती है। लैक्टिक अम्ल जो है प्राकृतिक स्रोत क्या होगा, तो लैक्टिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दही। निम्न में से कौन सा तत्व जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ब्रोमीन और पारा, यानी कि दोनों हो जाएगा। इनमें से कौन सा सबसे अधिक कम क्रियाशील धातु है, इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AU हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा एक्वा रेजिया में पाया जाता है, एक्वा रेजिया में क्या पाया जाता है आपको बतानी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सांद्र HCl और सांद्र HNO3 दोनों पाया जाता है।
जाता है ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक, जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, किसका प्रक्रियात्मक समूह आपको बतानी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कीटोन। निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, तो कौन से तत्व में होता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है, तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक होगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। वीर्य की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है आपको बतानी है, तो ये जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर नेफ्रॉन हो जाएगा। मानव में हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मानव हृदय में जो कोष्ठक होते हैं वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो मानव हृदय का जो कोष्ठकों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, कौन सा जो है वो पादप हार्मोन है आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, शरीर का सबसे प्रमुख समन्वय केंद्र क्या हो जाएगा। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क हो जाएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट में हो जाएगा। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, किसमें, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी फल में हो जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि समजात अंग का उदाहरण यहाँ पे कौन है, तो समजात अंग का जो उदाहरण है वो हो जाएगा आपका तीनों हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी। ठीक है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है आपसे कि बताइए निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का जो पिता कहते हैं वो कहते हैं हम लोग ग्रेगरी जॉन मेंडल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो आहार श्रृंखला का जो निर्माण करेगा वो घास, बकरी तथा मानव करेगा। अगले सवाल पे आते हैं निम्न में से कौन जो है उत्पादक है आपको बतानी है, तो यहाँ पे जो उत्पादक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घास हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका वन नाशन को रोकना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खादिन पाए जाते हैं, खादिन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं आपको बतानी है, तो खादिन जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके राजस्थान में। आइए तीसरे सेट पे हम लोग चलते हैं। तीसरा सवाल है हमारा, एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, लड़का और प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो है वो क्या हो जाएगी, तो ये करेक्ट हो जाएगा दुगना उसके 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है, जबकि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा ये आपको बतानी है। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट आते हैं, किस दर्पण से दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होगा, किस दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो विस्तृत होगा, तो आपको बताना है। तो अवतल दर्पण का एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, यह लेंस क्या होगा, तो ये जो लेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, किस लेंस का फोकस जो है वो आभासी होता है आपको बतानी है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो आभासी होता है। वायु में गमन करती प्रकाश की ये किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, प्रकाश की किरण जो है वो क्या होगी, तो ये हो जाएगा आपका अभिलंब की ओर झुकेगी। नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये जो बनता है आपका ऑप्शन नंबर है वास्तविक एवं उल्टा बनता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पक्षमावी पेशियों द्वारा दुर्बल होने के कौन से दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा, तो यहाँ पे जो दृष्टि दोष उत्पन्न होगा यहाँ पे निकट, दूर, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो पक्षमावी पेशियों की जो दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष आपका उत्पन्न होता है ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पर जो है इसका कोई भी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा जरा दूर दृष्टि दोष, इसका आंसर होता है जरा दूर दृष्टि दोष, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, आंखें की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने पर कौन सी मांसपेशी सहायता करती है, तो यहाँ पर जो मांसपेशी सहायता करेगी वो हो जाएगा आपका सिलियरी मांसपेशी। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो नेत्र के जो निर्माण होगा वो हो जाएगा दृष्टि पटल में हो जाएगा। विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है, तो विद्युत धारा जो मापा जाता है वो मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है आपका ऑप्शन नंबर ए ओम हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है, तो ये जो प्रकट होगी आपका ऑप्शन नंबर ए ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से प्रकट होगी। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है आपको बतानी है, तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिया गया है इसके अकॉर्डिंग जो सत्य होगा वो हो जाएगा आपका Na2 गैस जो है वो रंग जो है वो क्या होता है, भूरा होता है। ठीक है, अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, तो यहाँ पे जो गैस डाली जाएगी वो नाइट्रोजन गैस डाली जाएगी। मीथेन का दहन का उदाहरण है, मीथेन का दहन का जो उदाहरण है वो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे बोला जा रहा है कि दीवारों पर सफेदी कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका CaOH2 का। प्राकृतिक सूचक उदाहरण है आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लिटमस पत्र का। इनमें से कौन जो है प्रबल क्षारक है आपको बतानी है, तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस के अनुसार प्रबल क्षारक की पहचान करनी है, तो यहाँ पे आपको बताना है NaOH
KOH, CaOH, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए कोई भी प्रबल क्षारक आपका एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, NOH का उपयोग जो है वो किस में किया जाता है आपको बतानी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साबुन या अपवारचक में। मेथनोइक अम्ल किसमें उपस्थित रहता है। तो मेथनोइक अम्ल जो उपस्थित रहेगा वो रहता है आपका लाल चींटी के डंक में, टेंडल के डंक में, तो दोनों में रहता है। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु यहाँ पे कौन सी है। तो ये जो धातु है वो है आपका गोल्ड। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करेगी। तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके जो गैस उत्पन्न करेगी वो ऑक्सीजन करेगी। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले जो धातु हैं वो यहाँ पे आपको बताने हैं कौन कौन धातु जो है स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा Cu, Ag और Au, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले यहाँ पे धातु आपको ऑप्शन के अनुसार आपको बतानी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा आपसे कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी कि गलत है, आपको पहचाननी है। तो यहाँ पे जो है कार्बन में समानता समावयता गुण नहीं पाया जाता है, ये जो है आपका गलत बात है। ठीक है, आइए हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर निम्न में से निम्न प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। कौन सी प्रवृत्ति दिखाई पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी, संयोजकता में वृद्धि आपको दिखाई पड़ेगी। पादप में जल का वहन जो है के लिए उत्तरदायी है। पादप में जल वहन के लिए जो उत्तरदायी होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जाइलम। ठीक है, तो जो से जल जो से जाइलम याद रखिएगा। मछली के हृदय में कितने कोष्ठकों की संख्या होती है, जो यहाँ पे आपको बतानी है, तो 2 हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से आपको बतानी है। तो यहाँ पे जो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है वो आधार निस्यंदन एकक हो जाएगा। ठीक है, रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है आपको बतानी। तो रक्त दाब जो हम लोग मापते हैं वो स्फेग्नोमीटर से मापते हैं। कौन सा हार्मोन जो है अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होती है। तो यहाँ पे जो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलती है वो एड्रेनलिन निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये निकलता है आपका पीयूष ग्रंथि से निकलता है। विषाणु जनित रोग यहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन विषाणु जनित रोग है। तो HIV एड्स। प्लेसेंटा की संरचना होती है कैसी होती है आपको बतानी। तो प्लेसेंटा की जो संरचना होती है वो तस्तरी नुमा होती है। निम्न में से कौन सा जीवाश्म का उदाहरण है आपको बतानी। तो यहाँ पे जो जीवाश्म हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राइलोबाइट होगा, निटिया हो जाएगा, राजा सॉरेस हो जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो बौने पौधे को जो यहाँ पे दर्शाएगा वो दर्शाएगा आपका छोटी FF। ठीक है, याद रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी गैस आपको यहाँ पे पहचानना है कि कौन होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। निम्न में से कौन कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोनों, खेत और बागबानी। बायोगैस का मुख्य घटक यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो हो जाएगा CH4 यानी कि मीथेन। नेक्स्ट सवाल है आपका कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तर लेंस के सामने कहाँ पे रखा जाएगा। तो ये जो रखा जाएगा आपको फोकस दूरी से दुगनी दूरी पे रखा जाएगा। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। याद रखिएगा, सभी सवाल इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। दाढ़ी बनाने यानी कि हजामत बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो दर्पण का प्रयोग होता है ये अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है आपका उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जबकि वस्तु रहता है। जबकि वस्तु कहाँ पे रहेगा। तो ये रहेगा P तथा F के बीच में रहेगा। ठीक है, याद रखना है आपको। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख के जो रंगीन भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं परितारिका यानी कि आइरिस कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है सामान्य नेत्र से दूर बिंदु कितनी होती है। सामान्य नेत्र से दूर बिंदु जो होती है वो अनंत होती है और निकट जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। प्रतिदिन सूर्य एवं सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है। तो ये जो अंतर होता है ये 2 मिनट का अंतर होता है, याद रखिएगा। दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं। दृष्टि दोष जो है वो कितने प्रकार के होते हैं आपको बतानी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3 प्रकार के होते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है किसी विद्युत बल्ब का जो है अनुमतांक जो होता है वो 220 वोल्ट है, 100 वाट है तथा इससे 110 वोल्ट प्रचलित होता है। तो इसके द्वारा जो उपरोक्त शक्ति जो है वो कितनी होगी। देखिए, शक्ति बराबर फॉर्मूला लगा करके इसको बनाया जा सकता है और ये हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 50 वाट। हम इसका न्यूमेरिकल जो आप लोगों के व्हाट्सअप चैनल पर डाल दिए, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। अगला सवाल है आपका कि 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये जो होता है आपका ये आपका होता है 0.6 गुना 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। चुंबकीय क्षेत्र का अधिक प्रबल होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अधिक प्रबल होगा, वो किस क्षेत्र में होगा वो आपको बताना है। तो चुंबकीय ध्रुवों पर होगा। उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों की न्यूनतम वेग जो है वो क्या होनी चाहिए। तो ये जो होनी चाहिए आपका ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया क्या कहलाएगी। तो अम्ल और क्षारक के बीच की जो अभिक्रिया कहलाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। साग सब्जियों को विकसित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है आपका ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 16 में आपका
ये जो हो जाएगा आपका BaCl2 होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा। Na2SO4 हो जाएगा। इसका ये जो किस प्रकार की जो अभिक्रिया ये आपको बतानी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है ये आपको बतानी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि लवण और जल दोनों बनता है। पदार्थ ABCD का मान है, pH है। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आता है। दिया हुआ इनमें से कौन सा पदार्थ अम्ल है। देखिए जो 7 से कम होता है वो अम्ल होता है, 7 से ऊपर वाला क्षार होता है। 7 से अम्ल यहाँ 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को, तो यानी जो आपका अम्ल हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंटासिड का जो यहाँ पर उदाहरण आपको देना था वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कौन सा पदार्थ क्लोरीन को अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो कौन बनाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए CaSO4 बनाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण यहाँ पर आपको बताना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। Al2 और ZnO दोनों हो जाएगा। कांसा मिश्र धातु है किसका आपको बतानी है, जो कांसा मिश्र धातु होगा वो ऑप्शन नंबर है Cu+SN हो जाएगा, कॉपर और टिन का हो जाएगा। चाकू से काटा जा सकने वाला जो धातु है वो क्या होगा, तो वो आप काट सकते हैं, सोडियम को आसानी से काट सकते हैं। इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो 2 8 7 होता है ये आपको बतानी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी कि गलत है, आपको पहचाननी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मीथेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये आपको पहचानना था, ठीक है। बेंजीन का अनुसूत्र आपको बताना है, यहाँ पर बेंजीन का अनुसूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी C6H6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे देख लीजिए, कह रहा है आपसे इनमें से कौन सा तत्व जो है वो उपधातु नहीं है, तो कौन उपधातु नहीं है वो आपको पहचाननी है, तो हाइड्रोजन जो है वो उपधातु नहीं है। पायरुवेट के विखंडन से ये CO2H2O तथा ऊर्जा देता है, ये क्रिया क्या है, तो ये जो क्रिया है वो हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये क्रिया। अगले सवाल पे आते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है ये आपको बतानी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पत्ता में होता है। नेक्स्ट है अमाशय में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम होता है, तो अमाशय में जो एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है आपका ट्रिप्सिन। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं, तो दो तंत्रिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको हम लोग सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है आपसे फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो फल को पकाने के लिए जो हार्मोन चाहिए वो एथिलीन चाहिए। मलेरिया परजीवी नामक जो है वो क्या है, वो उसका जो नाम हो जाएगा वो प्लाज्मोडियम हो जाएगा। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मादा जनन तंत्र का जो भाग नहीं होगा वो शुक्रवाहिका हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है आपसे कि मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र कितने युग्म होते हैं, तो ये जो होता है आपका 23 हो जाएगा। मानव में स्त्री में लिंग गुणसूत्र जो होता है वो कौन सा होता है वो आपको बतानी, करेक्ट आंसर XX हो जाएगा। निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है आपको बतानी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है DDT हो जाएगा। पेड़ पौधे जंतु तथा सूक्ष्म पर्यावरण के कैसे घटक हैं ये आपको बतानी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जैविक घटक है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पवन ऊर्जा। कुलह जल संचयन एक पुरानी विधि है, ये निम्न में से किस प्रदेश में उपयोग लाई जाती थी ये आपको बतानी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेट 5, ये हमारा लास्ट टेस्ट होगा। लगभग हम लोग 160 प्रश्न को देख लिए हैं और अभी 40 प्रश्न और देखेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इतनी मेहनत लग रही है आप लोगों को बनाने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका नेत्र गोलक की आकृति क्या होती है, ये आपको बतानी। नेत्र गोलक की आकृति जो होती है वो गोलाकार होती है। अवतल लेंस के द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं, तो ये जो दूर होगा आपका निकट दृष्टि दोष को कर सकते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 कूलम हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है आपका डैश से फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है, तो यहाँ पर सवाल ही मिस्टेक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण क्या होगा, तो यहाँ पर जो दर्पण हो जाएगा वो आपका समतल दर्पण हो जाएगा। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत होता है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। लगता है कि मैंने एक गलती बता दिया था, उत्तल ही होगा, मुझे पता नहीं उत्तल बोला या समतल बोला, उसको आप लोग सही कर लेना, उत्तल होता है दृष्टि। अगला सवाल है हमारा कि हजामत बनाने के लिए दर्पण का उपयोग जो हम लोग करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, तो वो हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम होते हैं वो 2 नियम होते हैं। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, तो लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि प्रकाश को दुगुना कर दिया जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, तो ये जो हो जाएगा आपका आधी रह जाएगी। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति किसको कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं विद्युत जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करता है तो विद्युत धारा को कौन उत्पन्न करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र आपको उत्पन्न कर देगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार। अगला सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं। कौन सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है, तो आपको पता नहीं, तो AgCl जो है वो अपघटित हो जाता है। अगले सवाल पे आते हैं कि वो अभिक्रिया जिसमें घटित होने के ऊर्जा अवशोषित होती है वो क्या कहलाती है, तो जिसमें ऊर्जा अवशोषित होगा तो उसको उष्माशोषी बोलते हैं। एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वो विलयन कौन सा होगा, तो वो विलयन आपका क्षारीय हो
जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आपको बताना है तो Na2CO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो धातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति होगी वो क्षारीय हो जाएगी। अम्ल जलीय विलयन में क्या देगा, तो H+ आयन देगा। ठीक है, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। तो अगला सवाल है कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में कौन सा पाया जाएगा। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला जो धातु है आपको बताना है यहाँ पे Fe लोहा, कॉपर, Ag या फिर कैल्शियम। तो देखिए यहाँ पे कमरे का जो है ताप पर जो द्रव अवस्था में धातु पाया जाता है वो आपका Hg हो जाता है। ठीक है, यानी कि पारा हो जाता है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। Ag नहीं होगा, Hg होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको आप लोग ठीक कर लेना। कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो Hg हो जाएगा। चाकू से काटा जा सकने वाला जो होता है धातु होता है वो होता है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। सीसा एवं टिन मिश्र धातु कहते हैं। सीसा और टिन का जो मिश्र धातु कहते हैं वो किसको कहते हैं आपको बतानी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोल्डर हो जाएगा। निम्न में से एल्कोहल प्रक्रियात्मक समूह का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन का उदाहरण आपको देना है तो ये हो जाएगा आपका मीथेन। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपका 7। एक कोशिकीय जंतु यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका अमीबा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मनुष्य में मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका 3। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो ये जो होता है स्रावित होता है ये आपका ऑप्शन नंबर है अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है हमारा वो किसके लिए उत्तरदायी है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है, तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है ये आपको बतानी, तो डीएनए जो पाया जाएगा वो हमारा कोशिका द्रव, कोशिका के केंद्रक में, तो इनमें से सभी हो जाएगा। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो जीन शब्द को प्रस्तुत किया था ये आपका जॉनसन ने। अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तो अनुवांशिकी शब्द का जो प्रतिपादन किया था वो प्रतिपादित किया था आपका ऑप्शन नंबर बी वैटसन ने। ठीक है, अनुवांशिकी शब्द यहाँ पे है ना, शब्द का प्रतिपादन वैटसन ने किया था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, यहाँ पे आपको बतानी है। ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सूर्य हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, विश्व पर्यावरण हम लोग मनाते हैं 5 जून को मनाते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं, तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं वो साफ जल में रहते हैं। निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन कौन से है, तो नवीकरणीय संसाधन यहाँ पर आपको पहचाननी है, तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। वन्य प्राणियों के विलुप्त होने के मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो वन्य प्राणियों का जो विलुप्त होने का जो मुख्य कारण हो जाएगा निर्वर्णीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। टोटल 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हमने आपसे करा दिया है, तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपने जिला का नाम जरूर टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।